नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो हमने वीडियो अपलोड किया था लिथुआनिया के लिए, उसमें कुछ अपडेट्स थे जो हम कल अपलोड नहीं कर पाए थे। आज लाइव सेशन भी है, आज हम इस पर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों लास्ट ईयर 2024 में जो अपडेट थे, जिसमें से लिथुआनिया में जॉब कोड भी डिफरेंट थे और साथ साथ में वहां पर ईयरली कोटा ज़्यादा था। लास्ट ईयर जो कोटा था वो 40,000 के लगभग था। अभी थोड़ा कोटा कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वीज़ा नहीं लगेंगे। इसके ऊपर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं, और साथ साथ में आज के लाइव सेशन में इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इनका वीज़ा लगेगा। ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, और ख़ास तौर से अभी यूरोप में हर कंट्री की सैलरी रिवाइज हो रही है, उसका लाभ हमारे सभी कैंडिडेट्स को मिल सकता है। किसी भी कंट्री में देखें वहाँ पर कम से कम 50, 100 या 150 यूरो सैलरी बढ़ चुकी है। ये आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से अभी के बीच में, यूरोप में अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग सैलरी इंक्रीज हुई है, लेकिन हर कंट्री में लगभग 90 से 95% कंट्रीज में सैलरी रिवाइज हो चुकी है 1 जनवरी 2025 से। सो दोस्तों पहला पॉइंट कोटा वाली बात। जहां पर कोटा की बात करते हैं तो कोटा पहले 40,000 था टोटल फॉरनर का। अभी जो कोटा रहा वो थोड़ा कम हो गया। अभी इस टाइम पर 24,000 के आसपास में, 24,000 के आसपास में कोटा है। 24,000 के आसपास में कोटा है। आप ये मान लीजिए कि कोटा थोड़ा सा कम है, नो डाउट, लेकिन अगर देखते हैं इसमें से जो जिन लोगों ने एप्लीकेशंस करते हैं, एप्लीकेशंस के लिए हमारे देश में जो लिथुआनिया के लिए एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप देखें जो एक कॉमन कंट्रीज में जो हमारे देश में पॉपुलर हैं, जहां पर एप्लीकेशंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे क्रोएशिया बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, रोमानिया, सर्बिया, पोलैंड, ये सब कंट्री ऐसी है जहां पर वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग इन कंट्रीज के लिए अट्रैक्टेड होते हैं और वो इसके लिए मतलब प्लान करते हैं। लेकिन लिथुआनिया कंट्री ऐसी है, इसमें से बहुत ही कम लोग काम करते हैं। खास तौर से अगर आप ये जो कंट्री के प्रति रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो भी अगर इंडिया में पूरे हर स्टेट के हिसाब से एवरेज देखेंगे तो आपको बहुत ही कम एजेंसी मिलेंगी जहां पर लिथुआनिया का वर्क आता है। तो लिथुआनिया काम होने के चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो टोटल नंबर है 24,000 एक साल का, मतलब 2025 के अंदर 24,830 वर्कर वहां पर जा पाएंगे। मतलब 24,000 से ज़्यादा लोग, 25,000 के आसपास में लोग एक साल में 2025 में लगभग लोगों 25,000 के आसपास में लोग वहां पर जा सकते हैं। उनके लिए कोटा रिलीज हो सकता है, इतना कोटा। अभी जरूरी भी नहीं है कि कोटा पूरा फुल हो जाए, या ये भी जरूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो है, लेकिन गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि इतने लोगों को वो परमिट कर सकते हैं। और ये कोटा सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये कोटा जितने भी फॉरेन वर्कर हैं, फॉरेन वर्कर में नॉन यूरोपियन कंट्री के लोगों को काउंट किया जाता है। उनके लिए जो नॉन यूरोपियन कंट्री होती है ना, उनके लोगों को काउंट किया जाता है। खासतौर से शेंगन एरिया का तो बिल्कुल काउंट नहीं करते हैं, और यूरोपियन में भी उनका जो रहता है ना टर्म्स अलग रहता है। तो जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके नंबर्स को काउंट करते हैं। अब देखा जाए तो लिथुआनिया में कहाँ कहाँ के लोग काम करते हैं, अगर आप एवरेज देखेंगे तो उसमें से आपको 4 जगह के 4 अलग अलग एरिया से लोग मिलेंगे, जिसमें से एक बेल्ट रहेगा टर्की और उसके आसपास की कंट्रीज का, जो लोग लिथुआनिया में जॉब करने जाते हैं। दूसरे जो बेल्ट रहेगा, कुछ लोग अफ्रीकन कंट्री के लोग भी आते हैं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम रहता है। तीसरा जो बेल्ट आता है वो आता है एशियन कंट्री में, मलेशिया और उधर की कंट्री जो रहती हैं, जैसे वियतनाम के लोग जाते हैं, कंबोडिया, फिलीपींस के लोग जाते हैं, लेकिन कम लोग जाते हैं, उनका रेशियो बहुत कम होता है। मतलब कि ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के लोगों का जो रेशियो है वो सिंगापुर, जापान, चाइना यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग कम जाते हैं। अफ्रीकन कंट्री के लोगों का भी रेशियो कम होता है। और लेकिन देखा जाए तो अजरबैजान या फिर टर्की, उज्बेकिस्तान, इस बेल्ट के लोग यूरोप जाते हैं, नो डाउट, लेकिन इनका रेशियो भी ऐसा होता है कि टर्की और रशिया में ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और चौथे नंबर का जो एरिया पड़ता है, जोन पड़ता है, वो रहता है एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ये जो बेल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बेल्ट पे ये मान लीजिए कि यहाँ के लोग लगभग हर जगह इक्वली जाते हैं। पहले इक्वली नहीं थे, लेकिन अभी जब से मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गई हैं तब से इक्वली जाना शुरू हो गए। इक्वली एकदम बैलेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हर जगह जाते हैं, हर एक जगह पे। जैसे इन जगह से लोग सिंगापुर में मिल जाएंगे, जापान में मिल जाएंगे, साउथ कोरिया में, मलेशिया में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, टर्की में मिल जाएंगे, यूरोप में मिल जाएंगे, इवन अफ्रीकन कंट्री में मिल जाएंगे।
तो ये जो बेल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम जो मैन पावर है वो इसी बेल्ट से लिथुआनिया में जाती है। अब वहाँ पर जो टोटल कोटा है, कोटा कितना भी उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इतने नंबर्स होंगे, लेकिन जो भी कोटा अपने देश का होगा उसमें से उतने लोग तो फ्लाई करेंगे ना। और यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि इतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ मैं एप्लीकेंट की, और जो भी मेरी R&D उसके हिसाब से मेरे ख्याल से रेशो, जो वीज़ा का रेशो होगा वो 60-70% से डाउन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहाँ तक उम्मीद है 80 से 90% रेशो होना चाहिए। ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब अगर टोटल रेशो जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फाइलिंग ढंग से की तो 90% रेशो भी आएगा इसका, 90-95% रेशो आएगा। ये ओवरऑल रेशो की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए आप कॉमन एप्लीकेशंस की बात करें तो आइलैंड का रेशो 90 से 95% है, ये कॉमन है। एक किसी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एम्बेसी का डेटा बता रहा हूँ मैं। एम्बेसी का डेटा, आइलैंड का वर्क परमिट का जो रेशियो है वो 95% है। मतलब वहाँ के लोगों का वीज़ा लगता है। अगर आपने आइलैंड में अप्लाई किया, अगर आपको सॉलिड जॉब मिली है तो वहाँ का वीज़ा आपको मिलने ही वाला है। तो वैसे ही ये उनका ओवरऑल परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये 95% बहुत अच्छा नंबर आता है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर लिथुआनिया का नंबर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि 60 से तो डाउन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 60-70 के बीच में होना चाहिए ओवरऑल। मतलब इसमें हमारे ऑफिस के भी एप्लीकेशंस आ गए, दूसरे ऑफिस के एप्लीकेशंस भी आ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने ऑफिस की बात और हमारे जो क्लाइंट हैं जिनके सपोर्ट की बात करूं, तो हमारा रेशो 90% के आसपास होना चाहिए। 80-90% के बीच में रहना चाहिए। हो सकता है 95% भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्लाइंट इसमें सपोर्ट करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ 24,000 कहाँ पर हमारे पास में जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो देखा जाए तो 10 लोग की रिक्वायरमेंट है और 20 पहले के, टोटल 30 लोग हो पाएंगे। तो 30 लोग जो होंगे ना, 30 लोग, और पूरे साल भर के अगर देखेंगे, अगर हमने 2 बैच भी निकाले तो भी अप्रोक्सीमेटली 50 लोग पकड़ दीजिए, 50-60 लोगों का कोटा। और इंडिया में कितनी एजेंसी से लोग लिथुआनिया का काम कर रहे हैं आप काउंट करेंगे तो आपको फिंगर पे काउंट हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपको बहुत लंबी लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर माइंड में अगर ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर कोटा कम होने की वजह से वीजा का रेशो कम हो जाएगा, तो शायद आपको और R&D करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बराबर की है, क्लाइंट आपको सपोर्ट करने को रेडी है, एम्प्लॉयर अगर हर लेवल पर सपोर्ट करने को रेडी है, तो वीजा लगने के चांसेस बिल्कुल हैं। ये अलग बात है कि इसमें थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए हैं, जॉब कोड चेंज हुए हैं, और यहाँ पर जो बीच में प्रोसेस था कि इसमें TRC का प्रोग्राम था वो अब नहीं होता है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी अभी जो स्टैंपिंग वाला पार्ट है उसमें रिजल्ट का चांस अभी काफ़ी हद तक है। 80 से 90% का पॉसिबिलिटी तो मुझे ही लग रही है कि क्लाइंट जिस तरीके से हमें सपोर्ट करने को रेडी है, उसी हिसाब से इसमें 80-90% वीज़ा का रेशियो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मिग्रेश का रोल हटा तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मिग्रेश का रोल हट गया तो TRC वहाँ पर कैसे होगा, कब होगा, डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि TRC का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड। मतलब कि किसी भी कंट्री में जब तक आप वहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड नहीं मिलता तो आप वहाँ पर लॉन्ग टाइम स्टे नहीं कर सकते हो। वो कोई भी देश हो, चाहे वो पोलैंड हो या फिर सर्बिया हो या फिर लिथुआनिया हो, यूरोपियन कोई कंट्री हो या गल्फ कंट्री हो या फिर सिंगापुर हो, कोई भी कंट्री, मलेशिया हो, हर कंट्री में उसका रूप अलग अलग है। इवन हमारे देश में भी जो आधार कार्ड है वो भी एक प्रकार से रेसिडेंस कार्ड का ही एक फॉर्म है। वैसे वोटर आईडी होती है वो रेसिडेंस कार्ड होता है, लेकिन आधार कार्ड एक प्रकार से रेसिडेंस कार्ड है। और लगभग हर कंट्री में जहां पर बायोमेट्रिक कनेक्टेड है वो सभी रेसिडेंस कार्ड ही होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। तो रेसिडेंस कार्ड जरूर बनेगा, लेकिन बाद में बनेगा, ऑब्वियसली इमीडिएटली नहीं बनेगा। क्लाइंट अपने हिसाब से इसमें प्रोसेस करेगा, जो उनकी पॉसिबिलिटी है, जो सपोर्ट है, जो फीचर्स हैं, उसको प्रॉपर ध्यान में रख के काम करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर जॉब करने के टाइम पर अगर इमीडिएटली TRC बन जाता है, लोग स्विच कर लेते, चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ से वहाँ के क्लाइंट हैं, एम्प्लॉयर हैं, एक्टिव हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं, वो भी एडवांस हो चुके हैं। इसीलिए वो लोग कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में प्रोसेस करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, और जिसकी वजह से एक जो बंदा वहाँ पे आता है, जिसके प्रति इतनी मेहनत की जाती है, इतना एफर्ट लगाया जाता है, उस एफर्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कंपनी जब किसी बंदे को बुलाती है तो सोचो कितनी लंबी प्रोसीजर होती है। सबसे पहले उसको कोटा जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद में उसके प्रति सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, लॉयर से बात करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट तैयार करके इंडिया भेजने पड़ते हैं,
डॉक्यूमेंट से पहले अकोमोडेशन का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद में वीज़ा एप्लीकेशन होता है, उसमें जब जरूरत पड़ती है तब सपोर्ट करना पड़ता है। अगर कंसुलेट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सपोर्ट करना होता है, अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन होता है तो भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इतना डिस्टर्बेंस वो अगर मिस एक्सेप्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उनके लिए कितना मुश्किल होता है और उनके लिए वीज़ा लगना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रयास के बदले अगर वहाँ पर वो एक कोई भी एम्प्लॉय से कुछ सर्टेन पीरियड के लिए काम करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको कम से कम साल भर उस एम्प्लॉयर के पास में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेहनत लगती है, जो कोटा के लिए प्रयास होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो जाना चाहे इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारे माध्यम से, हमारी इस कंपनी के माध्यम से आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयर के पास में कम से कम 1 साल तो रुकना ही होगा। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो भी हमने आपको बताया। और रही बात अपॉइंटमेंट्स की, तो अपॉइंटमेंट्स तो देखो मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलते हैं, हाँ थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन मिलते हैं, प्रयास करना पड़ता है। एम्प्लॉयर अगर ईमेल करता है तो जल्दी मिलते हैं। तो हमारे क्लाइंट का ही सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि वो क्लाइंट जो है अपॉइंटमेंट के लिए भी सपोर्ट करेगा, क्लाइंट ईमेल के माध्यम से सपोर्ट करेगा, कंपनी को ईमेल मींस कंसुलेट को ईमेल भेजेगा, उसके बाद ये चीज़ इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसमें जो जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुए होंगे वर्क परमिट उसके हिसाब से अप्लाई होंगे। प्रोसेसिंग टाइम है 6 to 7 मंथ्स के अंदर में काम होने की पूरी संभावना है। और क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम जैसा पहले था सेम टू सेम वैसे ही है। इसमें से इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कोई भी पासपोर्ट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इजी प्रोसेस है। इसमें इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई मैरिड पासपोर्ट में अपडेटेड है तो मैरिज सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। और कोई भी सर्टिफिकेट लोकल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट अगर लोकल लैंग्वेज में तो साथ में वो इंग्लिश में होना कंपलसरी है। इंग्लिश में सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर मैरिज सर्टिफिकेट हो, सभी सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश में ही बनवाने होंगे। बाकी कॉमन क्राइटेरिया है 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए और जो भी सिंपल क्राइटेरिया हमारे हम मेंशन करते हैं सेम क्राइटेरिया होना चाहिए। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अपडेट अच्छा लगा होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो आज का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। लाइव सेशन में आप लोग अपने सवाल पुट कर सकते हैं, लाइव सेशन में आपके जो भी सवाल हैं जरूर पुट करें, क्योंकि वहां पर काफी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि वीडियो के माध्यम से मैं वन साइड क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, मैं ही क्वेश्चन बना के मैं ही आंसर कर सकता हूँ, लेकिन इफेक्टिव तब होता है जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो आप लोग आज का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इंटरेक्टिव होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन टाइमली स्टार्ट हो जाएगा। पिछले कुछ समय से एग्जैक्ट टाइम पर नहीं हो पाता था, लेकिन आज हमारी पूरी कोशिश है कि ये एग्जैक्टली टाइम पर स्टार्ट हो जाए, जिससे कि हमें 1.5 से 2 घंटे इसको कर पाए, क्योंकि आज बहुत सारा कंटेंट है, क्योंकि इस साल की शुरुआत है और इसमें से जापान हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो लिथुआनिया है, नीदरलैंड का प्रोसेस अभी चल रहा है, उसके बारे में क्वारीज हो सकती हैं, स्लोवाकिया के बारे में क्वारीज हो सकती हैं, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उनकी क्वारीज हो सकती हैं। साथ साथ में अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उनकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शायद उसके संबंधित भी क्वारीज हो सकती हैं। और पोलैंड का इंटरव्यू मंडे के बाद उसमें शेड्यूल क्लियर हो जाएगा, ट्यूसडे से स्टार्ट है, 7 से लेकर 15 के बीच में उसके भी इंटरव्यूज रहेंगे, तो उनकी क्वारीज भी हो सकती है। इसीलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पहले टीम से कांटेक्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपडेट आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइव सेशन को भी ज्वाइन करेंगे। सो दोस्तों अगर ये आपको अपडेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।